Hello everyone, welcome to all. Today we will start Unit 2nd Current Electricity. In this unit we have two chapters. First chapter is Electric Current Resistance and EMF. Second chapter is Electrical Measurements. So let's get started with chapter first, Electric Current Resistance and EMF. First of all, Unit first. In Unit first, we have studied about static electricity. What is static electricity? In that electricity, the charge is at rest position. But in this unit, we have studied about current electricity. In current electricity, the charges are in motion. सो अगर कहीं पे भी चार्जेस मोशन फॉर्म में है, मोशन कर रहे हैं या मूविंग फॉर्म में है, रेस्ट पोजीशन में नहीं है, सो एट दैट केस जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज हेयर करंट मीन्स फ्लो. करंट मीन्स फ्लो. एंड फ्लो तभी होता है जब कहीं पे किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी या पर्टिकुलर किसी चीज़ का वहाँ पे मोशन हो रहा हो. सो करंट मीन्स फ्लो. तो इट मीन्स कि अगर कहीं पे ऐसे चार्जेस है जहाँ पे वो मूविंग फॉर्म में है, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो कौन सी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी को. सो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड EMF. तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इस फिजिकल क्वांटिटी से आप सभी के सभी फैमिलियर होंगे, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल आई या कहीं कहीं पे स्मॉल आई से भी से इंडिकेट किया गया है. और ये हमारी वन ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज़ है. बेसिक क्वांटिटी में से एक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर्स में मेजर करते हैं. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ ए वायर. रेट ऑफ फ्लो ऑफ, कहीं पे भी रेट आ गया तो इट मीन्स वहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से बात हो रही है. तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर से या उस पर्टिकुलर मटेरियल से कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से. तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें यहाँ पे उसकी फॉर्मूले को लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू Q/T, where I इज इलेक्ट्रिक करंट, Q इज चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड T इज टाइम. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. ओके. नाउ इसके बाद बात आती है कि इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं. सो यस. कैसे? जैसे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू NE होता है, याद होगा आप सबको. ठीक है, NE होता है. और इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं, N क्या है यहाँ पे? इंट्रिकल मल्टीपल, और E क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इसके आगे पॉजिटिव लग जाएगा, अगर वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे तो उसके आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा. तो इसका एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, I इज इक्वल्स टू NE/T. नंबर ऑफ चार्जेस के टर्म्स में ये फॉर्मूला हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट का. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब जब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट में समझ लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है. ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले रखा है हमने, इस पर कोई करंट फ्लो कर रही है. करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से. हमने यहाँ पे बैटरी लगा रखी है और ऑलवेज आपको पता है बैटरी से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ निकलती है. तो इस पर करंट फ्लो करेगी. जब इस पर करंट फ्लो करेगी तो टोटल करंट, तो हमने क्या बोला है? टोटल करंट का फॉर्मूला क्या? I इज इक्वल्स टू Q/T. लेकिन एक इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करूं, कि समझ लीजिए मैं अभी की बात करूं, इतने छोटे से पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, इतने छोटे से पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा. तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर मुझे वहाँ पे करंट निकालना है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट
का फॉर्मूला कब लगता है, जब एक शॉर्ट इंटरवल और एक पर्टिकुलर इंटरवल, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर हमें वहाँ पे क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है टोटल के लिए Q/T। अब मुझे स्मॉल के लिए निकालना है, तो स्मॉल के लिए आपको पता है आगे क्या लग जाएगा इसके, डी डेरिवेटिव, डी डिफरेंशिएशन आपको बताया भी था, डी मीन्स क्या होता है, चेंज होता है, चेंज कैसा चेंज, स्मॉल चेंज। सो I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पे, dQ/dt। तो इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट उस पर्टिकुलर मटेरियल से फ्लो होता हुआ जा रहा है, तो उसको हम फॉर्मूले के थ्रू कैसे दिखाते हैं, I इज इक्वल्स टू dQ/dt। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं करंट की, तो करंट यहाँ पे कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट कितने टाइप की होती है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। और यहाँ पे हमें पता है चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, दोनों ही केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस में अगर कहीं पे हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है वो नेगेटिव चार्ज के ऑलवेज क्या जाता है, अपोजिट जाता है। किस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, अब समझ लीजिए जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रखा है इस तरीके से, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये एक बीकर मान लेते हैं, ठीक है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है, फॉर एग्जांपल हमने NaCl का सॉल्यूशन ले रखा और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड, एक आपको पता है एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है। इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर का काम कर रहा है। इंडिकेटर मीन्स अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस होगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो उस पर्टिकुलर एनर्जी से ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं इलेक्ट्रोड, इट मीन्स ये एनोड है, और ये नेगेटिव मीन्स ये क्या है, कैथोड है। तो अब आपको पता है इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दोनों टाइप के चार्जेस है, कौन कौन से, एक पॉजिटिव आयन भी होंगे और दूसरे क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपको पता है ये बाउंडेशन बहुत कम होता है लिक्विड स्टेट में एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड के, किसके बीच में, एटम्स के बीच में, आयन्स के बीच में। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें कि जो पॉजिटिव आयन है उसका यहाँ पे किस तरीके से मोशन होगा, पॉजिटिव आयन जो हैं वो इस पर्टिकुलर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव आयन्स है वो कैसे जाएंगे, इस तरीके से फ्लो करेंगे, पॉजिटिव से रिपेल होते हुए वो इधर से इधर की तरफ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऑलवेज याद रखना है आपको कि जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं या पॉजिटिव चार्जेस लिख देते हैं डायरेक्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, तो मैं यहाँ पे एरो बना देती हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कहाँ की तरफ होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज जो है जैसे इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन कैसे होगी, उनकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन दोनों की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो डायरेक्शन निकल के आ रही है। तो इसी हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन होती है वो दो टाइप की है, और जब दो टाइप की है तो इट मीन्स यहाँ पे जो करंट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन वो दो पार्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो पहला पार्ट क्या है, पहले करंट को हम कहते हैं यहाँ पे कॉन्वेंशनल करंट, कॉन्वेंशनल करंट, और दूसरे टाइप के जो करंट को हम कहते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट,
इलेक्ट्रॉनिक करंट। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल करंट एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बोले तो वो किसकी वजह से होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो कन्वेंशनल करंट होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और वो कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या आ जाता है कि हमें लेनी कौन सी डायरेक्शन है। तो ऑलवेज फिजिक्स में जो भी हम डायरेक्शन लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं कन्वेंशनल करंट के हिसाब से। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट के ही हिसाब से हमें यहाँ पे क्या लेनी पड़ती है, डायरेक्शन लेनी पड़ती है करंट की, जो कि क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये आपको पता है कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो इट मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन हम किसकी लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की, जो कि फिजिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्शन ली जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कि जब हमें पता है यहाँ पे कि करंट हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो मौजूद है ही, वैल्यू तो उसकी आएगी कोई ना कोई, और डायरेक्शन भी हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे करंट को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, करंट इज स्केलर क्वांटिटी नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेड इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सिर्फ दो चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, सेकंड थिंग क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन थर्ड थिंग भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके बाद वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या बनती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो कि है यहाँ पे लॉ ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ वेक्टर। अब मैं यहाँ पे एक लॉ लिख रही हूँ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि अगर कहीं पे हमारे पास ये वेक्टर्स के लॉज को वो क्वांटिटी फुलफिल कर रही, तो इट मीन्स वो पूरी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। करंट के अंदर मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर वो फॉलो नहीं करता है तो इट मीन्स कि वो किसके अंदर नहीं आता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर नहीं आता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि एक ही पर्टिकुलर जो हमारे पास क्या था, सर्किट है। ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, समझ लीजिए वो ये है, वो कंडक्टर मैंने इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर सर्किट में हमारे पास यहाँ पे दो करंट मौजूद है। एक तो कौन सी, कन्वेंशनल करंट भी है जिसको मैं आईसी बोल रही हूँ। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर। ठीक है, कंसीडर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कंसीडर करके चलना है कि मान लेते हैं करंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब जब हम वेक्टर क्वांटिटी मान रहे तो एक ही सर्किट में दो करंट मौजूद है, एक तो कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, और दूसरी कौन सी करंट है, इसके ही जस्ट अपोजिट जो फ्लो कर रही है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो कौन सी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको मैं आई से इंडिकेट करा रही हूँ। तो इट मीन्स आपको पता है अगर मैं टोटल करंट निकालूँ तो क्या निकल के आएगी, IC प्लस IE निकल के आएगी ऑब्वियसली। और आपको ये भी पता है कि दोनों करंट जो होंगी, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड जब सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो इट मीन जब मैग्नीट्यूड दोनों के ही सेम है, दोनों को हम आई ही ले लेते हैं, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड 0 निकल के आएगा। लेकिन क्या ये चीज़, इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेशन के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, अगर हम वेक्टर एडिशन वाला लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रहा है कि भाई टोटल करंट इस सर्किट में क्या है, 0 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टेस्टर लगाते हैं या अमीटर लगाते हैं तो अमीटर यहाँ पे कोई भी अगर डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है तो इट मीन्स ये हमारी कैलकुलेशन क्या ऐसा ही है। लेकिन आपको पता है कि इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। चाहे आप इसमें कोई सा भी डिवाइस लगा के चेक करें, वो वहाँ पे करंट की कोई ना कोई वैल्यू शो करेगा ही करेगा। तो इट मीन्स कि जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमने यहाँ पे वेक्टर एडिशन की फॉर्म में करी है, वो क्या निकल के आ रही, गलत निकल के आ रही है। कि वेक्टर होता तो 0 आता, वेक्टर नहीं है तभी तो ये 0 नहीं दे रहा है। तो इसीलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है, बिकॉज ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है।
तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ना उसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट अगर हम देखें तो आप सबको पता ही है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर को अगर हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है फर्स्ट लेटर, और इंडिकेट जो इसे कराते हैं वो कैपिटल ए से कराते हैं। ओके, एसआई यूनिट एम्पियर। अब बात आती है कि अगर मैं जैसे इसमें फॉर्मूला था I=Q/T, एम्पियर को मुझे इसको और एक और यूनिट में लिखना हो तो क्या होगा, देखो आई के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 एम्पियर। क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की, तो क्या होती है, कुलाम, तो 1 कुलाम। ओके, और टाइम तो 1 सेकेंड। सो इट मीन्स कि इसकी एक और यूनिट बन सकती है कुलाम पर सेकेंड। दोनों में से कोई सी भी यूनिट लिखेंगे, दोनों की दोनों क्या होंगी, सही होंगी। अब अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन होगा, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज इफ 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू दी वायर इन 1 सेकेंड। अगर 1 कुलाम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर वायर से फ्लो होता है तो उस केस में कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है। इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है कंडक्टर के बारे में आपको बता देते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मोस्टली आप कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली हम किस में फ़्लो करवाते हैं, कंडक्टर्स में ही यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स के बाद सॉलिड कंडक्टर की बात हो रही, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे के सारे सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं। सॉलिड की खासियत आपने पढ़ रखी है कि सॉलिड में जो एटम्स की पैकेजिंग होती है बहुत ही टाइटली पैकेजिंग होती है, आप सबको पता ही होगा। अभी मैं इसको जूम फॉर्म में इसको आपको स्टडी करके दिखाऊंगी कि अब यहाँ पे हम एक एटम की स्टडी करेंगे, और एक एटम की स्टडी करें तो इट मीन्स सारे के सारे एटम्स की स्टडी उसी के अंदर आएगी। ठीक है, एटम्स बिल्कुल कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हो रखे हैं। अब मैं यहाँ पे जूम फॉर्म में एक एटम ले लेती हूँ, ये वाला। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसके ऑल अराउंड एक बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। उसमें क्या रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो आपको तो पता ही है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं तो सबसे लास्ट सेल की बात कर रही हूँ, लास्ट वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, वैलेंस शेल की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ। और आपको सबको पता होगा कि जितने भी मैंने नाम लिए, एल्यूमिनियम, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गए, ये सारे के सारे इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये कैटायंस होते हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स देने की, क्योंकि इनके पास एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि वैलेंस शेल की जैसे मैं बात करूँ इस एटम की, तो वैलेंस शेल अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूँ, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। तो हर एक शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के थ्रू बाउंड हो रखे हैं, किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो जो पहली वाली शेल है, के शेल मान के चले थे, ठीक है, के शेल है, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उसकी बाद वाली शेल का क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ऐसे से करते करते अगर मैं सबसे लास्ट वाली शेल में जाऊँ, वैलेंस शेल में जाऊँ, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन का बाउंडेशन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से क्या होगा, बाकी के कंपैरिजन बहुत ही कम होगा। इतना कम होगा कि बाहर से अगर हम रूम टेम्परेचर वाली एनर्जी भी इस इलेक्ट्रॉन को दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या हो सकता है, यहाँ से फ्री होके बाहर सरफेस में घूमने लग जाएगा, अपने एटम को छोड़ देगा। अब एक चीज़ और कि फिज़िक्स में ऐसे एटम को जिसने अपना वैलेंस शेल गंवा दिया है, वैलेंस शेल गंवा दिया है, तो उस टाइप के एटम को एक नाम देते हैं कर्नेल। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में कर्नेल भी बोल सकता है। अब ये कर्नेल की खासियत क्या है कि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को गंवा दिया। अब जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, उसके अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इट मीन्स कि अब ये एटम नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, पॉजिटिव आयन बन गया। क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब बहुत बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव आयन का मतलब प्रोटॉन, तो क्या ये प्रोटॉन है, नो, ये एक ऐसा एटम है जिसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, जिसकी वजह से इस पर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसका नाम क्या बोल रही हूँ, कर्नेल बोल रही हूँ। ठीक है, और इसको आप पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने कर्नल यहाँ पे होंगे। ठीक है, हर एक अगर यहाँ पे जितने भी कर्नल्स हैं उन्होंने बहुत सारे अपने फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ये फ्री हो गया है ना,
किसके बाउंडेशन से, एटम के बाउंडेशन से, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाउंडेशन से। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन पता नहीं कितने होंगे इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर, ठीक है, और ऐसे कितने कर्नल इसके अंदर होंगे। लेकिन ये कर्नल क्या है, ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहले वो एटम की तरह, जैसे सॉलिड में होते ही एटम की स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग होती है, क्लोज पैकेजिंग होती है, तो वैसे ये भी जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, मोबाइल फॉर्म में, मोबाइल मीन्स मोशन फॉर्म में, फ्री फॉर्म में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ऐसी रेस्ट फॉर्म में रहते हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देख लीजिए। तो अब ये मान के चल लीजिए कंडक्टर्स में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जिनको हम कर्नल कहते हैं, लेकिन वो कर्नल इमोबाइल फॉर्म में होते हैं, मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो स्टेशनरी नहीं रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से, जो भी रूम टेम्परेचर रहता है, एनर्जी जो उन्होंने एक्वायर करके, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ये इसी तरीके से, जिस तरीके से क्लास में आपका अगर टीचर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, और ये सारे के सारे जो आप सब बच्चे हैं वो इधर उधर क्या कर रहे हैं, अपने आप में बिजी हो रखे हैं, कोई किसी की फ्रेंड की सीट में बैठ रखा है, कोई कहीं बातें करने चला गया है, या कोई खेल रहा है, या कोई क्लास में ही घूम रहा है, ये इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब टीचर की मौजूदगी नहीं रहती क्लास में, तो जिस तरीके से बच्चे वहाँ पे बिहेवियर, रैंडम बिहेवियर करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम बिहेवियर कर रहे हैं। किसकी एब्सेंस में, जैसे आप टीचर्स की एब्सेंस में करते हैं, तो यहाँ पे ये बैटरी की एब्सेंस में, एक्सटर्नल ड्राइवर की एब्सेंस में इस तरीके से रैंडम है, ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। मतलब इनका मोशन क्या है, एक डायरेक्शन में नहीं है, कोई किसी डायरेक्शन को पकड़ के बैठ रखा है, कोई किसी डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है। तो जब ये टोटल यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है, कहीं भी हो जा रहा है, रैंडम हो रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं है। जबकि आपको पता ही है करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से ये जो टोटल यहाँ पे करंट फ्लो हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, ज़ीरो। अब देखो आप बोलोगे कि करंट, अब देखो यहाँ पे करंट फ्लो करने के लिए मैंने सिर्फ इतना नहीं बोला, इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर फ्लो नहीं है डायरेक्शन का, तो इसकी वजह से टोटल करंट, इनके टोटल जो यहाँ पे क्या है, मोशन है, जिसकी वजह से टोटल करंट क्या हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और टोटल जो करंट है वो हमारे पास कितना निकल के आता है, ज़ीरो निकल के आता है। अब बात आती है वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी को इन्होंने एक्वायर किया है इन द अब्सेंस, किसकी अब्सेंस में, बैटरी की अब्सेंस में, जिसकी वजह से रैंडमली इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसकी हेल्प के थ्रू, एक एनर्जी की हेल्प के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ओके। सो थर्मल वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी। अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉन, अब मुझे थोड़ा ना पता कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं इसमें n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम वहाँ पे टोटल करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे एवरेज निकालते हैं। जो हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उनका बिहेवियर कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो उसको हम फिर एवरेज फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इनिशियल स्टेज है, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 ले रखी है, सेकंड की u2 ले रखी है, ऐसी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अप टू कहाँ तक प्लस करा दें हम, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमने यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी प्लस करा दिया। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो कैसे निकल के आएगा, सबके वेलोसिटी का सम अपॉन जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, n, और आपको पता है इन सभी की जो थर्मल वेलोसिटी वो एक दूसरे के थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने क्यों होगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जब सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, रैंडम है, जिसकी वजह से एक दूसरे की वेक्टर्स को वो क्या कर देंगे, वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे। जब वेलोसिटी को कैंसिल करेंगे तभी तो यहाँ पे करंट ज़ीरो निकल के आ रहा है। तो उस केस में हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगी, वो किसके इक्वल निकल के आएगी,
ज़ीरो के इक्वल होगी। ऑलवेज याद रखना है हमें, ठीक है, कि ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी निकल के आती है, ज़ीरो निकल के आती है, जिससे हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें टोटल करंट क्या है, ज़ीरो है। ओके, अब बात आती है कि नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, मतलब अगर आपकी क्लास में टीचर आ गया तो अब क्या होगा ना। अब मैंने इस पर्टिकुलर कंडक्टर जिसकी लेंथ हमने L ले रखी है, ठीक है, तो और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने इसमें A ले रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जो ये सर्कुलर पार्ट है वो, ठीक है, एरिया मैंने A ले रखा है। तो उस केस में अब यहाँ पे जब हमने बैटरी लगा दी तो क्या होगा, बैटरी लगा दी तो ऑब्वियसली आपको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो कंडक्टर के इस साइड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, सॉरी, और इस साइड कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो कंडक्टर में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही है कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपको पता है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर। साथ ही साथ अब आती है बात इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं अभी एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रही हूँ ताकि यहाँ पे हौच पौच ना हो। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली पता है नेगेटिव से रिपेल होगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फ्लो की इधर की तरफ होगी, सभी इलेक्ट्रॉन की। तो जिस तरीके से जब टीचर आ जाता है क्लास में और आप सब एक ही लाइन में, जहाँ जहाँ आपकी सीट होती है, जहाँ जो भी रोज़ बनाई रहती हैं उस रोज़ में सीट में आप बैठ जाते हैं, उसी तरीके से जब बैटरी आ जाती है, बैटरी को हम लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को की तरफ क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो भी वेलोसिटी निकल के आती है उनका अगर हम एवरेज करें तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज दी एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड, मीन्स मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में, गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस दी कंडक्टर। ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, कि जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो उस केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी की तरह की साथ कहीं भी मूव अगर कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, क्योंकि वेलोसिटी है तो इट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, VD से इंडिकेट कराते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, D यहाँ पे सफिक्स में है, तो वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की ही तरफ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अभी मैंने बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो VD इज इक्वल्स टू निकल के आता है, समझ लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है V1, ड्रिफ्ट जो भी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी V1, ऐसी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की V2, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़ को प्लस करा देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, n, ठीक है। सो ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कि एक वो वेलोसिटी जो बैटरी लगाने से पहले उन इलेक्ट्रॉन्स की है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज, जो कि इतनी निकल के आती है 0 बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। आफ्टर अप्लाइंग दिस बैटरी, आफ्टर कनेक्ट दिस बैटरी टू दिस कंडक्टर, द वेलोसिटी एक्वायर्ड, average velocity acquired by all electrons is known as drift velocity. Okay. नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम को। नाउ रिलैक्सेशन टाइम को हम यहाँ पे किससे इंडिकेट कराते हैं, टॉ से। टॉ आपने पहले भी एक क्वांटिटी पढ़ी है टॉर्क, उससे भी हम जो इंडिकेट कराते हैं टॉ से कराते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो यहाँ पे टाइम ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए अगर टॉ हमने यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखा है तो वो रिलैक्सेशन टाइम है। अगर हमने उसके ऊपर वेक्टर लगाया तो इट मीन्स हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टॉ में डिफरेंस है ना। नेक्स्ट अब जैसे हम बात कर ही रहे थे कि जब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो मान के चल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये पूरा एटम स्ट्रक्चर है। एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपको बताया था कर्नल प्रेजेंट है बहुत सारे। तो जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की, तो जिस हिसाब से आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्विफ्ट फॉर्म में एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हुए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हर्डल्स सबके
ज़िंदगी में आता है, यहाँ तक कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉन के भी बीच में एक हर्डल आ रहा है, ठीक है। अब हर्डल क्या है कि बीच में, अब वहाँ पे रास्ता साफ थोड़ा ना, बीच में इतने बड़े बड़े वहाँ पे क्या है, एटम्स हैं, कर्नल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस हैं, उनसे टक्कर खा के फिर उनके बीच में जब कॉलिजन होगा उसके बाद उससे ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन पकड़नी है, ठीक है। सो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन बना रखी, कहाँ से कहाँ की तरफ ड्रिफ्टिंग होनी चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, जो कि अभी मैंने इससे पहले डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उस बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन पकड़ रहा है, कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन जब वो चला तो उसके बीच में कौन आ गया पाथ में, ये कर्नल आ गया, ठीक है। कर्नल आ गया तो ऑब्वियसली टक्कर होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और इस कर्नल के बीच में कॉलिजन हुआ। जब कॉलिजन होगा, कॉलिजन होने के बाद ये एक और टक्कर खा के फिर ये किसी और कर्नल के थ्रू क्या करेगा, कोलाइड करेगा। समझ लीजिए इस कर्नल के थ्रू कोलाइड करा, फिर टक्कर खाते खाते फोर्स भी लगी रहा है, किसका, बैटरी का एक्सटर्नल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को किधर की तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है। तो जब कॉलिजन भी हो रहा है साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भी जा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो रहा है किधर से किधर की तरफ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे था, इनिशियल पॉइंट, दिस पॉइंट इज इट्स इनिशियल पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है। फाइनली वो कहाँ पे पहुँचा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ऑलवेज हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं ना कि डिस्टेंस को, ठीक है। ये तो इसकी डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा है अगर हम इसको जोड़ दें, ठीक है। तो वो भी कहाँ से कहाँ की तरफ, फ्रॉम राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो इट मीन्स कि अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल सही हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, एक्चुअल पाथ जो फॉलो करके जाता है, वो कैसा फॉलो करके जाता है, जिगजैग फॉर्म में, ड्यू टू कॉलिजन्स की वजह से। जो कॉलिजन्स होते हैं उसके बीच में जितने भी पॉजिटिव आयंस पड़ते हैं, एटम्स पड़ते हैं, उनके साथ जब ये कोलाइड करता है तो इसका मोशन इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो इसका मोशन होता है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब यहाँ पे बात आती है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स फॉर्म में, ठीक है। अब रिलैक्स कब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो जब ये टक्कर खा ही रहा है, इस कर्नल के साथ भी इसने कॉलिजन किया, इस कर्नल के साथ भी कॉलिजन किया, लेकिन ऐसा कौन सा पाथ था जिसमें वो इलेक्ट्रॉन बिना कॉलिजन के मूव कर रहा था, तो वो यही पाथ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ की तरफ आया, मतलब दो कॉलिजन्स के बीच में जितना भी इसने पाथ कवर किया है, जो वो टाइम था जिसमें उसने दो कॉलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो भी उसने वहाँ पे पाथ फॉलोड किया है जिस टाइम पे, उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो आपको रिलैक्सेशन टाइम ये याद रखना है कि जिसमें वो किसी के साथ कॉलिजन नहीं कर रहा है। जब कॉलिजन कर रहा है तो मतलब दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जितना भी वो पाथ जितने टाइम पे कवर कर रहा है वो होता है उसका रिलैक्सेशन टाइम, ओके। और अगर मैं यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की बात करूँ, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात तो करते नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, और जहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन्स को हम साथ में ले रहे हैं तो एवरेज टर्म लेते हैं। तो एवरेज क्या होगा, अगर मैं एवरेज निकालूँ तो एवरेज आपको पता है सभी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।